नमस्कार। मैं प्रोफेसर राम बख्श। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। प्रिय अंशु चौधरी और चिंतन साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था के सदस्य और मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी संस्था के इस पेज पर अपनी कुछ बातें कहने का अवसर प्रदान किया। ये कथेतर गद्य शब्द आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है, तो इस कथेतर गद्य को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में मेरी चितानी में से कुछ हिस्सा मैं पढ़ करके सुनूंगा। आप हिंदी साहित्य के इतिहास को जरा ध्यान रखें, आधुनिक काल को जब ध्यान रखें तो आधुनिक काल की शुरुआत गद्य काल से, रामचंद्र शुक्ल ने उसका नाम दिया, तो उस समय गद्य लिखा जाना शुरू हुआ। भारतेंदु ने बहुत गद्य साहित्य लिखा। उस समय ये माना जाता था कि गद्य में कविता नहीं होती, कविता में कविता होती। इसलिए जो गद्य लिखता है वो कवि नहीं है, वो साहित्यकार भी नहीं, वो लेखक है। लेखक वो है जो लिखता है, माने कुछ भी लिखता है, साहित्यिक भी लिख देता है, कोई बिना साहित्यिक भी लिख देता है। जो भी लिखता है वो लेखक, और लेखक वो है जो गद्य लिखता है, और बाकी जो है वो कवि होता है। कवि बहुत बड़ा होता है। इसलिए अगर आप साहित्यकार के रूप में अगर अपनी छवि बनाना चाहते हैं तो आप अपनी कविता लिखिए। और आप देखते हैं कि भारतेंदु के समय में लोग गद्य लिखते थे, खड़ी बोली में लिखते थे, और अपने आप को संवेदनशील लेखक माने रचनाकार प्रमाणित करने के लिए वो कविता लिखते थे, ब्रज भाषा में लिखते थे। और साथ में वो ये भी कहते थे, उस समय बड़ा था कि ये जो खड़ी बोली है ये बड़ी खड़ी सी है, वो कर्ण कटु है, और ये जो ब्रज भाषा है ये बड़ी संवेदनशील है, थोड़ी मीठी है, थोड़ी मार्मिक है। तो ऐसी बातें हमको कविता में लिखनी चाहिए, गद्य में नहीं, खड़ी बोली में नहीं लिखनी चाहिए। खड़ी बोली जो साहित्यिक उस तरह से नहीं, तो दोनों विधाओं के अंदर हम नहीं मान सकते। अब एक चीज तो ये, इसको हम याद रखें, जब हम कथेतर गद्य साहित्य पर बात करेंगे तो इसकी जो शुरुआत होती है वो इसको गैर साहित्यिक मान करके होती थी, और ये परंपरा बहुत दिनों तक चली। फिर ये होता था कि गद्य में तो तथ्य होता है और कल्पना में, कविता में कल्पना होती है, इसलिए ये कल्पना बड़ी भारी चीज है। और तथ्य या और सत्य और जो बातों की जानकारी है वो उतना साहित्यिक नहीं है, वो तो कोई भी लिख सकता है। कवि जो है वो परिभू स्वयंभू वाला कोई बड़ा सा व्यक्ति होता है, इसलिए कविता के ऊपर ज्यादा हम इन लोगों का ध्यान दें। अब हुआ ये कि गद्य लिखने के बावजूद ये था कि भाई कविता में भी कुछ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका संपादित करते थे, आलोचना लिखते थे, बहुत सारे काम करते थे, तो कहा भाई बहुत मेहनती से व्यक्ति हैं, लेकिन इस युग के जो कवि हैं वो मैथिल सेनगुप्त है। जब कविता लिखेंगे तब हम तो आपको साहित्यकार की श्रेणी में मांगेंगे, बाकी आप जो है यात्रा वृतांत लिख दो, निबंध लिख दो, कुछ और। वो ज्ञान का साहित्य लिखते थे, माने वो आप वो बातें लिख रहे थे जो जिनसे आपको जानकारी। एक शिकागो प्रवासी, एक सत्यदेव परिव्राजक ने बहुत सारी वो अमेरिका प्रवासी, उन्होंने यात्रा वृतांत लिखे, तो यात्रा वृतांत, भाई यात्रा वो गए थे तो उनके बारे में लिख दिया, तो इसमें कोई साहित्य वाहित्य नहीं, कविता में ही साहित्य है। ये द्विवेदी युग के अंदर तक में ये माना जाता। धीरे धीरे ये हुआ कि दूसरी विधाओं को मान्यता मिलनी शुरू हुई, तो उसमें से जो सबसे पहले मान्यता मिली हिंदी में वो नाटक और कहानी को मिलती। का ये फिर भी, इसमें भी कल्पना का आनंद होता है और ये फिर भी चलेगा, लेकिन ये बाकी वाले नहीं चलेंगे। कोई पत्र लिख दे, चाहे जयशंकर प्रसाद ही पत्र लिख दे, तो वो साहित्य नहीं। तो ये जो बाकी चीजें, जीवनी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, ये सारी विधाएं साहित्य को समझने के लिए सहायक की तरह से होती है, अपने आप में ये साहित्य नहीं होता। इसलिए शोधकर्ता भी जो ढूंढते थे, वो बहुत दिनों तक ये चलता था, तो पत्रों का उदाहरण देते थे, प्रसाद जी ने ये कहा, उसका अपना कोई सौंदर्य नहीं, इसलिए इसका कोई सौंदर्य शास्त्र विकसित ही नहीं हुआ, ये एक सहायक सामग्री की तरह रही। और ये अगर आप देखें
तो सबसे पहले जो कथेतर गद्य को गौरव प्रदान किया वो महादेवी वर्मा। उन्होंने गिलहरी पे लिख दिया, घीसा पे जब लिखा तो कहा हाँ इसमें तो कुछ संवेदनाएं जागृत हो रही है, यह है पर हाँ ठीक है, लेकिन महादेवी का जो महत्व है वो बहुत दिनों तक सिर्फ कवयित्री के रूप में ही रखा गया, गद्य लेखक के रूप में उनको उस तरह का महत्व नहीं दिया, और विशेष रूप से कथेतर गद्य के रूप में नहीं दिया। जो कथेतर गद्य को अगर आप साहित्य मानते तो महादेवी वर्मा का जो व्यक्तित्व है या उनकी जो हमारी समझ है वो हमारी अलग होती। प्रसाद जी ने तो लिखा नहीं, प्रसाद जी तो कविता लिखते थे या कहानी लिखते थे, निराला ने भी इस तरह का वर्णन नहीं किया। तो ये, और प्रेमचंद ने तो कहानियां लिखी, उन्होंने तो कविता नहीं लिखी। लेकिन धीरे धीरे 2-3 रचनाएं आई और उसके बाद में थोड़ा सा इसे गंभीरता से, एक तो पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा अपनी खबर, तो बड़ी जिसको कहना चाहिए कि बहुत धांसू किस्म की बड़ी प्रभावशाली वो किताब थी, और जखजोरा, किसी को पसंद आया किसी को नहीं आया, लेकिन एक कथेतर गद्य के इतिहास के हिसाब से जो मेरी खबर है, अपनी खबर है, वो अच्छी एक रचना मानी जाती है। इसके अलावा 1930-31 के आसपास प्रेमचंद ने हंस का आत्मकथा विशेषांक निकाला, और जिसमें प्रसाद जी ने भी अपनी एक कविता लिखी जो बड़ी प्रसिद्ध हुई। प्रेमचंद ने भी थोड़ा सा लिखा और बहुत सारे लेखकों ने अपनी आत्मकथाएं उसके अंदर प्रकाशित की। तो धीरे धीरे ये हुआ कि ये भी एक है, लेकिन ये साहित्य का जो ऊपर वाला स्तर है उसके बराबर नहीं, क्योंकि ऊपर वाले स्तर की जो रचना होती है वो रचना होती है कल्पना के द्वारा। इसलिए कल्पना बड़ी महत्वपूर्ण है। यथार्थ जो जीवन की सच्चाई और दुख दर्द, ये सब कोई बहुत अच्छी बात, मतलब ठीक है, ये भी आपने लिखा। हिंदी में कथेतर गद्य साहित्य की जो स्वीकृति करवाई, वो स्वीकृति कराई अज्ञे ने, मोहन राकेश ने, निर्मल वर्मा ने, इन लोगों ने जो कथेतर गद्य लिखा, उस गद्य के कारण धीरे धीरे कथेतर गद्य की स्वीकृति हुई। इसी तरह से मुक्तिबोध की एक साहित्य की डायरी, वो बड़ी बहुत चर्चित और बहुत महत्वपूर्ण किताब है। हालांकि उसको कथेतर गद्य के रूप में उतना नहीं उसको महत्व दिया गया। उसके बारे में कहा गया कि भाई ये तो एक आलोचना की किताब है। चलो, आलोचना में एक थियरी होती है, लेकिन वो एक गद्य रचना है और एक ललित गद्य है। इसको हमारे हिंदी की जो क्लासिकल आलोचना है उसने उसको स्वीकार नहीं किया। हालांकि इनके कारण, इन रचनाओं के कारण कथेतर गद्य का महत्व बढ़ा। अब ये हुआ कि कल्पना तो बड़ी है ही, और लेखकों ने भी लिखा, जैसे रेणु ने ऋण जल धन जल लिखा, बहुत महत्वपूर्ण वो रचना है। तो ये होते होते ये 20वीं शताब्दी तक का ये पूरा खेल जिसको हम कहते हैं साहित्य का, ये चलता रहा। और उसमें ये हुआ कि ये भी एक कुछ है। पहला तो ये कि सहायक सामग्री है, इससे हमको साहित्य समझने में मदद मिलती है, लेखकों का मनोभाव समझने में मदद मिलती है। तो ये एक तरह का उपयोगी सामग्री है, ये कलात्मक सामग्री नहीं। फिर धीरे धीरे आया कि ये कलात्मक तो है, लेकिन थोड़ी कम कलात्मक है। असली वाली जो कलात्मक है, जो कल्पना की, जिसमें छायावाद होता था, और प्रसाद की कामायनी के अंदर जो भव्य कल्पना का गीत गाया गया, उसके बराबर तो ये कुछ है ही नहीं। इसको धीरे धीरे मिथ करते करते ये हम ये कह सकते हैं कि कल्पना, और उस कल्पना के साथ एक और चीज है। कल्पना क्या करती है? कल्पना के साथ एक भविष्य का एक नक्शा भी हमारे सामने लेके आती है कि आगे आने वाला जो समाज है वो हमारा समाज कैसे होगा, और उसके बैठे बैठे हम कल्पना करें। राहुल सांकरत्या ने किताब लिख दी 22वीं शताब्दी, माने 20वीं शताब्दी के अंदर उन्होंने किताब लिखा 21वीं शताब्दी कैसे होगी जैसे होगी मैं बताता हूँ 22वीं शताब्दी कैसे होगी। तो ये हम लोग जो ना भविष्य बांचने में बहुत हमारी मानसिकता रहती है, भाई आगे क्या होगा, और ये आगे क्या होगा ये कल्पना के द्वारा हो सकता है, लेकिन कल्पना का निर्माण कैसे होगा। अब यहाँ पर आप एक बारीकी आप देखें कि कल्पना से जो लिखा गया साहित्य था, उन्होंने कथेतर गद्य की सामग्री का इस्तेमाल करना शुरू किया
क्योंकि बहुत अधिक कल्पना कर नहीं सकते, तो कुछ थोड़ा बहुत देखा भाला भी हमको बताना पड़ेगा। इसलिए इनका उपयोग बहुत अलग अलग तरीके से हुआ, जिसको मैं कई बार कहता हूँ भाई पर निंदा है, चुगली है, अफवाह है, षड्यंत्र है, गिरोहबंदी है। ये जो हरकतें आप मानवीय हरकतें जो होती है, ये कहानी में बहुत आई, और विशेष रूप से चुगली ने तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और इसलिए इसमें ये दो सिद्धांतों के साथ आया हमारे। एक तो ये उत्तर आधुनिकतावाद के नाम पर आया, दूसरा ये कि जादुई यथार्थवाद के नाम पर आया, मार्क्वेज के नाम पे आप कुछ ही हिंदी के लेखकों को दे दो। तो कविता में और कहानी में कथेतर गद्य विधाओं की सामग्री का इस्तेमाल करना शुरू किया इन लेखकों ने। अब वो हमारे कृष्ण कल्पित के हिंदनामा में बहुत शोध किया उन्होंने, शोध रिसर्च, और बहुत सारी दूसरे जो गद्य के रूप हैं उन रूपों का उन्होंने इस्तेमाल किया और तब उसको कविता बनाई। तो अब आप अगर यूं करेंगे तो आप जरा हमारा हिस्से वाला हटा दो, कथेतर गद्य वाला हिस्सा हटा दो, और उसके बाद देखो आपकी कविता या आपकी कहानी कितना बचती है। तो बहुत मुश्किल वाला एक टाइम आया था जिसके अंदर कथेतर गद्य ने कल्पना के अंदर जगह प्राप्त की, कविता के अंदर जगह प्राप्त की, कहानी के अंदर उनकी जगह प्राप्त की। ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे जो भी समय गुजरा, और समय गुजरने के साथ सोवियत संघ का विघटन हुआ, और उस सोवियत संघ के विघटन से एक भविष्य का जो नक्शा था वो नक्शा गायब हो गया। अब जब नक्शा गायब हो गया, माने एक मार्क्सवादियों ने एक भविष्य का नक्शा दिया, मार्क्सवाद विरोधियों ने एक दूसरा नक्शा दिया, लेकिन नक्शा हमेशा रहता था लेखक के पास के ऐसा ऐसा रचना, ऐसी दुनिया आने वाली। हर व्यक्ति की रुचि इसमें थी कि आप अंत में किस समाज की दिशा में आप बढ़ रहे हो, वो समाज आप लो। और फिर पता चला कि उस समाज का तो पता ही नहीं है, हमको मालूम नहीं। अब आप ये देखिए कि जब आपको ये पता नहीं है कि आप कैसे समाज का निर्माण करने जा रहे हो, तब आपकी कल्पना कहाँ जाएगी? कल्पना पहले तो वहीं पे जाएगी, भैया दुनिया बताओ आपको कैसा आएगा, कैसे मनुष्य होंगे, या ऐसे ही होंगे जैसे हम लोग हैं, छोटे छोटी बातें करने वाले, चिढ़ने वाले, करने वाले। तो इस चीज पर इसके कारण ये हुआ कि जो साहित्य है वो कथेतर गद्य में है, तथ्य में है। इस बात को अभी हम एक तरफ रख करके और हम थोड़ा सा कहानीकारों पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। उस समय 1980 के आसपास, 75-80 के आसपास हिंदी में तो दो बड़े भारी कहानीकार हुआ करते थे, अभी भी हैं दोनों, ज्ञानरंजन और काशीनाथ सिंह। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि ज्ञानरंजन को कहानी लिखना भूल गए। भाई एकाएक कैसे भूल गए? आपने फिर बाद में कबाड़ खाना क्यों लिखा? आपने कहा सपना नहीं है अब, तो वो सपना का क्या हुआ? तो जब आपको कहानी लिखने की कला आती है तो आप कहानी लिख क्यों नहीं पा रहे हो? आपने कहानी लिखना बंद कर दिया। तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि आखिर ज्ञानरंजन ने, जो हमारा क्लासिक कहानीकार है, उन्होंने कहानी लिखना बंद कर दिया और वो बाकी अपना पहल और उसकी लठेती और कुछ करते रहे। वो अभी भी करते रहते, लेकिन कहानी नहीं लिखते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं उस कल्पना पे और उस सृजनात्मकता पे एक दबाव है, और उस दबाव को महसूस करके लेखक ने ये निर्णय किया, ये उनका अपना निर्णय। अब इधर दूसरा देखो, काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह ने हिंदी कहानी में जितने प्रयोग किए उतने किसी भी लेखक ने नहीं किया। जंगल जात कम लिखी, सुबह का डर लिखा, कविता की नई तारीख लिखी, बहुत सारी कहानियां लिखी, और उसका शिल्प में बहुत ही वो उन्होंने सुधार, परिष्कार और परिवर्तन किया। एक ही तरह की नहीं लिखते चले गए। ज्ञानरंजन की कहानी आपको लगता है एक ही कहानी है, विकसित होती होती जा रही है, बड़ा शिल्प और बोलने का जो अंदाज है वो एक ही तरह का। काशीनाथ सिंह की अगर आप एक कहानी और दूसरी कहानी पढ़ते हैं तो हमको लगता है किसी दूसरे आदमी ने लिखी। तो ये किसी लेखक की बहुत बड़ी ताकत होती है। और होते होते काशीनाथ सिंह ने क्या किया कि उन्होंने भी कहा कि कहानी छोड़ो, वो संस्मरणों पर आ गए। तो अब क्या हुआ? उल्टा हुआ कि काशीनाथ सिंह ने संस्मरणों के अंदर कहानी घुसा दी। बजाय कहानी में संस्मरण आने के इन्होंने उल्टा कर दिया, और वो जो संस्मरण थे उसके अंदर जब कहानी उन्होंने डाली तो एक अजीब तरह का, एक
प्रभावशाली हिंदी गद्य और हिंदी लेखन मिला। लेकिन ये कथेतर गद्य की शक्ति को, ताकत को, और वो जो काशी का 80 है वो शुरुआत वाला तो वो सारा जो 2-3 जो हिस्से हैं वो तो एकदम कथेतर गद्य है। और उसके बाद में फिर मुझको कई बार ऐसा लगता है कि बाद में काशीनाथ सिंह को लगा करे ये तो उपन्यास बन सकता, तो इधर उधर करके वो चौथे वाले हिस्से को उन्होंने उपन्यास का ढांचा दे दिया, थोड़ी कहानी कह दी। अगर उस कहानी वाला हिस्से को निकाल देते तो वो संस्मरण जैसा ही कुछ होता। और वो जो चरित्र थे उन चरित्र पे भी, जो मूल चरित्र, जो तथ्यात्मक चरित्र थे, उसके अंदर उन्होंने कहानी का एक रूप डाला और वो एक रचना अपने ढंग की बनानी। फिर समय का इतिहास और इसका इतिहास और बनारस का जीवन और गलियां वगैरह वगैरह सब चीजें उन्होंने डाल दी। लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि कल्पना पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुआ और लेखक गद्य की दिशा में बढ़ना शुरू हुए, और जिसमें से इन 2 लेखकों के बारे में हम अच्छी तरह से जान समझ सकते हैं। अब ये हुआ कि जो सारे लेखक संस्मरण लिखने लगे। दूधनाथ सिंह ने भी एक संस्मरण की किताब लिखी, और दूधनाथ सिंह ने जो कहानियां लिखी 2-3, उसमें से एक के बारे में तो कहते हैं भाई किसी परिचित का विरूपण उन्होंने किया, कुछ बदला लेने के लिए उन्होंने वो कहानी लिख दी, कहानी में चरित्र कर दिया, रियल वास्तविक व्यक्ति है और उसका जो है कैरिकेचर बना करके और उसको हास्यास्पद बना दो। ये भी कला का उपयोग किया, लेकिन ये उपयोग भी उसके माध्यम से ही होता है, कथेतर गद्य की इन विधाओं के माध्यम से ही शुरू हुआ। अब ये बताइए कि जो सपना विरोधियों का टूटा और सब हो गया, तो ये हुआ कि नहीं साहब भविष्य के बारे में तो हम जानते हैं, तो अच्छा जरा ये बताइए कि आपने कहाँ लिखा था, किस विद्वान आदमी ने कहा था कि एक दिन कोरोना बीमारी आएगी और सारे संसार का लॉकडाउन हो जाएगा। कोई भी पूर्वानुमान नहीं कर पाया था। क्रांति का पूर्वानुमान कर पाए नहीं कर पाए एक अलग बात है, देश दुनिया समाज को बदलने का नहीं कर पाए तो हो सकता है, समाज तो मनुष्यों से बदलता है, मनुष्य बदलता रहता है, तो ये इसका क्यों नहीं आप पता लगा पाए। और इसके बाद में आप इसका भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इसके बाद में क्या होगा, तो सत्य क्या है। तो जैसे सत्य तो कहते हैं भाई दृष्टिबाधित व्यक्तियों का एक हाथी हो गया कि भाई हाथी कैसा है, तो वो पूंछ जैसा वो लंबा है या दीवार जैसा है या कान उसके ऐसे हैं। तो आप सत्य को ऐसे टुकड़े में तथ्यों के अंदर देखना शुरू किया। इसलिए कोई भी लेखक अब ये नहीं कहता कि ये सत्य, वो ये कहता है कि ये मैंने ये देखा। तो आप कुल मिला करके वापस आप अपने अनुभव पर आ गए, और जब आप अपने अनुभव पर आ गए तो आप वास्तविक पर आ गए, सही पर आ गए। आप बड़ी बड़ी बातें आप नहीं कर सकते, आप तो छोटी छोटी आप बता दो आपने क्या देखा। तो कहा साहब मैंने तो ये देखा, तो अब बस आप वही लिख दो मैंने ये देखा। अब बाकी क्या है पता नहीं, उस उत्तरी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव में क्या हरकत हो रही होगी वो सुना है हमने, पता नहीं हमको। तो ये एक संकट आया सत्य के साथ। इसके साथ 1-2 और बातें कह करके फिर मैं आपको मेरी चितानी का कुछ हिस्सा सुनाऊंगा। हिंदी में कहानी की 2 पत्रिकाएं बड़ी, राजेंद्र यादव के समय से ही, हरिनारायण जी भी वो निकालते हैं, कथा देश और हंस। अब आप ईमानदारी से विचार करिए कि जब आपके पास में हंस आती है और कथा देश पत्रिका आती है तो आप सबसे पहले क्या पढ़ते? निश्चय ही आप सबसे पहले कहानी नहीं पढ़ते। आप देखते हो कि ब्लॉक में आई हुई जो लघु कथा है पहले उसको पढ़ लो, पीछे जो रपट आई हुई है उसको देख लो, कहीं कोई चुटकुला आया हुआ है तो हम उसको देख लो। माने आप उस कहानी की पत्रिका में कथेतर गद्य की सामग्री पहले खोज करके पहले पढ़ते हो और कहानी वाले हिस्से को पलट करके रख देते हो। जब समय मिलेगा तब मैं इस पत्रिका को पढ़ूंगा, तब मैं कहानी पढ़ूंगा। अब कौन सी कहानी पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे ये आप निर्णय करते हो। उसमें भी अगर हमारे यहाँ तो शोध होता नहीं है, लेकिन अगर ये शोध निकाला जाए कि जो ये पत्रिकाएं खरीदता है वो सारी कहानियां कौन कौन पढ़ता, कितने लोग पढ़ते हैं, हो सकता है कि वो पढ़ते नहीं, शीर्षक को देखते हैं और वो कथेतर वाली सामग्री देख लेते हैं और 2-4 कहानियां पढ़ करके रख देते हैं। कहाँ वो थी, मेरे पास अभी समय नहीं है, फिर जब होगा तब मैं उसको पढ़ूंगा। तो ये कहानी के पाठक कितने कम हुए।
और उस कहानी के साथ, माने जिस समय हंस में काशीनाथ सिंह के संस्मरण छप रहे थे तो उस समय कोई दूसरा कुछ पढ़ता नहीं, तो सबसे पहले काशीनाथ सिंह को पढ़ते थे। तो ये काशीनाथ सिंह की तो ताकत है सो है, वो एक अलग बात हुई, लेकिन उस विदा की ताकत भी है, जिस विदा के कारण आज भी हम जो आपसी बातचीत करते हैं, अगर आप जरा सी चुगली कर दो तो वो सबसे अधिक असली सत्य क्या है तुमको पता नहीं है, तुम मूल बात नहीं जानते हो, मूल बात मैं बताता हूं और उसके बाद आप परोस दो कुछ भी, तो उसको हम सबसे पहले सुनते हैं, क्योंकि हम है ना सच जानना चाहते हैं। बाहर जो दिखा रहे हैं वो हमको नहीं जानना, सच में क्या हुआ था, तो कोई बताता है कि सच में ये हुआ तो हम तो उसको जान लें, तो आप सच लिख दो। तो इसलिए मांग रही कि आप बड़ी बड़ी कल्पना करने के बजाय आपने जो जो हरकतें की है या जो काम किया है या जो आपने देखा है या जो आपका अनुभव है, आप उस अनुभव को आप बता दो, इससे आगे आपका कोई वो नहीं। और आज भी अगर कोई भी किताब आती है और कोई वो लिख देता है कि ये मैंने, माने नावर सिंह पर काशीनाथ सिंह ने वो संशोधन लिखा था और वो बहुत सुपर हिट हो गया, सारे हिंदी लेखकों ने उसको पढ़ लिया। क्यों पढ़ा? क्योंकि उसके अंदर उनकी सच्चाई लिखी हुई थी और उस सच्चाई को सब जानना चाहते थे। आप भी अगर किसी के बारे में लिख देंगे तो उसको तुरंत पढ़ लेंगे, वो व्यक्ति कौन है, कैसा है। तो आपका अपना जीवन, अपना अनुभव, वही तो है सच। और बाकी तो भाई आप बड़ी बड़ी बातें तो किताब में बाजार में मिलती है, तो आप बाजार से किताब से आप ले आओगे और फिर वो आप अपना साहित्य सर्जन कर दो तो ठीक है, कर दिया, हमको नहीं पढ़नी, हम पढ़ेंगे पहले उसको, बाद में जब हमारे पास समय होगा तब। तो संख्या घटती जा रही, लेकिन कल्पना हमको ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि आप कल्पना कर नहीं सकते, कल्पना बाधित हो गई है आपकी, उसका जो वैभव है वो समाप्त हो गया और इस नई सदी ने तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। तो पहले आप ये सब चीजें बताएं और फिर उसके बाद में वो देखेंगे। अब एक और, हम आजकल टेलीविजन बहुत देखते हैं, तो टेलीविजन की कुछ बात बताते हैं। तो टेलीविजन में दो तरह के टेलीविजन के कार्यक्रम आते हैं, एक तो सास बहू सीरियल जिसका मजाक के अंदर बनाते हैं, भाई ये सास बहू सीरियल है, बेकार है। और दूसरा जो है ये समाचार चैनल का जो आता है। अब आप ये देखिए समाचार चैनल में कितना समाचार आता है और कितना सास बहू का सीरियल आता है, ये भी एक विचारणीय विषय। और आप ये और हर कहता है हम आपको एक बड़ी भारी सी सूचना दिए जा रहे हैं, एकदम सच बता रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सब चीज देख लो, असल में क्या हुआ था, और वो असल में जो हुआ था बताते ही। तो वो कहते हैं आगे हमारा देखते रहिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताते हैं। आजकल ये कहते हैं ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बाद में पहले एक नई बात आ रही है, वो सुन लो। तो आपकी इस जिज्ञासा को जानना चाहते हैं। और जो वायरल होता है, फोटो आता है, वो फोटो वो भी सब गायब हो गया। कोई जमाना था हमारे देश में, अब तो हम यही कह सकते हैं कोई जमाना था जब ये माना जाता था कि जो लिखा हुआ है वो सच है। सच कैसे नहीं, अखबार में छपा, जो ही कोई कहता था कि अखबार में छपा तो ही वो सच मान लिया जाता था। तो धीरे धीरे ये हुआ कि अखबार में तो भाई लोग घुमा करके और अपना कुछ कुछ लिख देते हैं, अखबार में लिखने से नहीं होता भाई। ये पत्रकार झूठ बोलते हैं, पत्रकारों की विश्वसनीयता समाप्त हो गई, संदेह के घेरे वाली समाप्त। तो क्या कहा उसने लिखा है पर पता नहीं भाई, पता नहीं कितना सच है, अखबार में छपा, अखबार में तो छपा, वो यहाँ तक है। उसके बाद में कहा कि नहीं छपने से नहीं होगा, फोटो देख लो, फोटो आया हो। फिर कहा कि फोटो भी डॉक्टर्ड है, मिला जुला के इधर का चेहरा उधर लगा दिया हो। टेक्निकल वाले लोगों ने बहुत घुमा करके कहा कि नहीं ये फोटो भी प्रामाणिक नहीं है, ये फोटो तो 20 साल पहले का था जब मैं जवान था, अब तो मैं 70 साल के करीब पहुंचने वाला हूँ, अभी मेरा ये हरकत वाला फोटो तुमने कहाँ छाप दिया, अभी तो मैं ये हूँ ही नहीं, मैं तो उस समय का था। तो उस समय के फोटो को इस समय में डाल दो, उसका चेहरा उसमें डाल दो, कुछ ही कर दो आप, तो फोटो की विश्वसनीयता समाप्त हो गई। तो कहा चलो फोटो की विश्वसनीयता तो समाप्त हो गई, लेकिन हम वो वीडियो बनाते हैं ना, तो वीडियो में तो आदमी चलता हुआ दिखाई देता, वो तो एकदम प्रमाणित है। तो कहा वीडियो वायरल हो गया, पता चला वो भी फर्जी। तो जो होली दिवाली का हुड़दंग था उसको राजनीतिक आंदोलन का उसको रूप दे दिया कि वो होता है, और इसलिए हमने अब ये मान लिया कि वो भी प्रमाण नहीं है।
और हमारा जो दर्शक है, हमारा जो पाठक है, वो ये जानना चाहता है कि सही क्या है। और ये सारे मीडिया कर्मी और सारा साहित्य हमें उसी दिशा का अंदर ले जा रहा है कि सही बात तो हम बता रहे हैं और सही बात हमको मिल नहीं रही, और सारे पाठक उस सही बात की खोज में रहते हैं। अब जिस व्यक्ति पर आपको विश्वास हो जाता है कि भाई कुछ ही हो जाए, फणीश्वर नाथ रेणु झूठ नहीं बोल सकते, या हजारी प्रसाद द्विवेदी झूठ नहीं बोल सकते, और ये राम बख्श भी झूठ नहीं बोलेगा। कमजोर बोल दिया बात अलग है, या पसंद आया नहीं आया वो बात अलग है, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। ये अगर आपके एक लेखक के रूप में आप विश्वास अर्जित करते हो तो आपको पाठक मिलता है, और फिर आपको सच सच बोलना होता है। और साहित्य में भी और पत्रकारिता में भी और मीडिया में भी ये सबसे बड़ा जिसको कहना चाहिए क्राइसिस है, कॉन्फिडेंस का क्राइसिस है, विश्वसनीयता का संकट है। हम देखते रहते हैं और हमको लगता है कि ये जानबूझ करके ये फैला रहा, इसलिए आता था भाई अफवाहें मत फैलाओ, अफवाहों से देश की प्रगति रुकती है, अफवाहें बड़ी खराब होती है, होती है। फिर भी अफवाहों का बाजार है, तो अफवाहों का बाजार कहाँ से आया भाई? क्यों आया अफवाहों का बाजार? क्योंकि हम जानना चाहते हैं और सही जानना चाहते हैं। हमको प्रमाण नहीं चाहिए, हमको सच चाहिए, क्योंकि प्रमाण की गलियों के अंदर जब आप ले जाओगे तो सत्य वैसे ही खो जाएगा। इसलिए हमको प्रमाण नहीं चाहिए। आप बता दो, आप कहते हो सही है तो सही, और अगर आप कहते हो और आप गलत कहते हो तो आपकी किसी बात पर हम विश्वास नहीं करें। तो फल ये हुआ कि ये जो वो वाले न्यूज चैनल हमारे हैं, ये हमें मनोरंजन प्रदान करते हैं। ये आधे घंटे के कार्यक्रम में या 20 मिनट के कार्यक्रम में हमारा मनोरंजन होता है। हम उससे कुछ ही सत्य और जानकारी और ज्ञान हमको उसे नहीं मिलता, और तब हम कहते हैं नहीं, हमें तो जो है सच वाला चाहिए। ऐसी समय में कि आप न तो कोई कल्पना कर पा रहे, बल्कि वो तो एक बात होगी, आप तथ्य को भी बिगाड़ करके प्रस्तुत करते हो, सत्य को भी आप विकृत करके प्रस्तुत करते हो, और तब बहुत बड़ा संकट होता है। एक बार पहले मैंने कहीं लिखा भी है, और हमारे एक मित्र थे जो अखबार पढ़ने के नाम पर क्या करते थे कि वो विज्ञापन पढ़ते थे। कोई अखबार में कोई खबर नहीं पढ़ते, विज्ञापन पढ़ते थे कि कहाँ पर कौन सी सिनेमा लगा है, और कौन सा जो है वो बिजली का सामान कहाँ पर मिलता है, कपड़ों की सेल कहाँ पर लगी है। और शहर के अंदर वो कहते थे कि ये जो इस शहर की जो जानकारी है वो हमको इन विज्ञापनों के माध्यम से मिल जाती है, हमको खबर नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो झूठ होती है। वो तो इसने कहा, अब कहा तो कोई खबर थोड़ी हुई। खबर तो ये हुई कि एक आदमी पैदल गया, एक्सीडेंट हुआ, मर गया, वो तो एक खबर हुई, भाई एक तथ्य। तो भाई कहा तो कह दिया उसने, उसका है अपना, उस कहने से हमारा क्या सही नहीं है। तो हम उस पूरी खबर को, जो पहले तो कहते थे कि विज्ञापन वो खबर है जो अपने आप को बेचती, और जो अपने आप को बेचती नहीं सच कहती है वो खबर है। तो भाई ये खबर भी उत्पाद है, आप तो बेचते उसको, तो भैया आप बेचो, हमारा मन होगा तो हम खरीदेंगे, नहीं होगा तो नहीं खरीदेंगे। खरीदने के बाद भी हम देखेंगे कि ये कितना सारा हमारा ये सही है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तथ्य वाली खबरें हैं, ये जो बातें हैं, ये कथेतर गद्य साहित्य में आती है, और कथेतर गद्य साहित्य सूचनाओं तक सीमित नहीं है। ये आपके भाव को भी जागृत करती है, आपकी अनुभूति को भी जागृत करती है, आपके विचारों को भी जागृत करती है। यही तो कविता करती है, कविता भी तो यही काम करती है। तो हम जो है कथेतर गद्य में भी तो यही काम करते हैं। तब आप हमको साहित्य की श्रेणी में क्यों नहीं मानते? लेकिन उसको कहते हैं ये थोड़ी छोटी है, मतलब ये स्तरीय जो साहित्य हमारा होता है उस तरह का स्तरीय साहित्य नहीं है। जो मध्यकाल में हमारे जो कवि थे या प्राचीन काल के जो कवि थे, उनके पास में कितनी बड़ी कल्पना थी। आप महाभारत की कल्पना के बारे में सोचिए, आप कैसे कैसे पात्रों की कैसे कल्पना की थी, और किस तरह के उन्होंने युद्ध का जीवन का वर्णन किया था, एक से एक। रामायण के अंदर कैसा आदि कवि ने लिखा था। तो बड़ा एक विजन आता था। जायसी ने कैसे पद्मावत की पूरी कहानी को किस तरह से आपके सामने रखा। उस तरह की भव्य कल्पनाशील कोई सुसंगत रचना अब हमारे बीच में नहीं आती। अब हम तो सिर्फ क्या करते हैं, विष्णु खरे ने सबको समझा दिया था
कि डायरी के अनुभव में कविता, मतलब बाकी सब चीजें अखबार में आ गई, टीवी के अंदर आ गई, दोस्तों की बातचीत में आ गई, कोई ऐसी बात जो मैंने आज तक किसी को नहीं कही, वो मेरे डायरी का अनुभव है। जैसे है कि कोई व्यक्ति मेरे पास आया तो हमने कहा यार इस आदमी को देख करके है ना मेरे को उल्टी आती, या इसको देख के थप्पड़ मारने का मन करता है। ये तो मैं किसी को कह नहीं सकता ना, लेकिन मैं डायरी में लिख सकता हूँ। तो मैं वो डायरी वाला पढ़ूंगा आपका, क्योंकि ये जेन्युइन है, आपका एक सही अनुभव है, मेरे को वो पसंद आएगा। मेरे को जो बहुत बड़ी बड़ी बातें जो कहोगे वो पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसमें आप सच नहीं बोल रहे हो, आप सच को परफॉर्म कर रहे हो, सच को प्रदर्शित कर रहे हो, सच आपका होता हुआ दिखा रहे हो जो है नहीं। तो आप दिखा रहे हो तो आपकी ये दिखाने की कला हुई, सत्य की कला नहीं। तो वो जो सत्य की कला है वो कथेतर गद्य जो है इसी तथ्य का इस्तेमाल करता है, और उस तथ्यों के द्वारा ही वो चीजों के सौंदर्य को स्पष्ट करता है। ये कुल मिलाकर के जो कथेतर गद्य है, साहित्य है, उसके बारे में मैं ऐसा ऐसा सोचता हूँ। अब मैं आपको मेरी चितानी पुस्तक के बारे में इसका कुछ हिस्सा सुनाना चाहता हूँ, और उसके बारे में भी दो एक बात कहना चाहता हूँ। पहले एक भूमिका रूप में एक उपन्यास लिखा था, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आप लोगों को याद होगा, भगवत चरण वर्मा का उपन्यास था। तो बाकी लोगों को ही पसंद नहीं आया, क्या टेढ़े मेढ़े रास्ते, तो रागे राघव ने उपन्यास लिखा सीधे साधे रास्ते। तो एक रचना के द्वारा दूसरी रचना के द्वारा उस पहली रचना की आप आलोचना करते हो, और एक तरह से एक दूसरा चित्र आपके सामने रखते हो। ये एक रचना के द्वारा दूसरी रचना के बारे में टिप्पणी। वैसे तो लेखकों का अज्ञे ने शायद लिखा था कि प्रत्येक कवि की प्रत्येक रचना अपनी पिछली तमाम कविताओं पर एक टिप्पणी है, प्रतिकूल टिप्पणी। माने पहले वाले कवि ठीक नहीं लिख रहे थे ना, तभी तो लिखा। तुलसीदास ने कुछ सही नहीं किया, कुछ गलतियां रख दी, तब तो मैथिल सेनगुप्त को साकेत लिखना पड़ा, नहीं तो क्यों लिखते। तो साकेत जो है रामचरितमानस पर टिप्पणी। इसी तरह रचना पर टिप्पणी भी होती है। मैंने प्रेमचंद पर काम किया, 5 साल लगे। प्रेमचंद मेरे बहुत प्रिय लेखक रहे हुए हैं, और मैंने उनका सारा साहित्य जितना उपलब्ध था, या अभी भी है, या हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत कुछ बच गया होगा, सब पढ़ा था और बहुत मगन रहता था। जब मैं कई बरस हो गए तो मुझे लगा कि भाई प्रेमचंद ने गांव का वर्णन किया, किसानों का वर्णन किया, और सब दुख दर्द का सबका वर्णन किया, लेकिन इसमें मेरे गांव का तो वर्णन ही नहीं है। मेरा गांव क्या भारत में नहीं है? मेरे गांव के लोग क्या किसान नहीं है? वो तो किसान है, और वो तो दयनीय नहीं है। उस समय भी दयनीय नहीं थे अंग्रेजों के राज में, या जमींदारों जागीरदारों के राज में। उसमें भी हमारे तो लोग बड़े दबंग थे, वो रोना होना उनके वो था ही नहीं। तो इनका जीवन क्यों नहीं आया? तब मेरे दिमाग में आया कि प्रेमचंद जी तो महान हैं, उनको नमस्कार करें, लेकिन जो छूटी हुई जो चीज है उसको मैं अपने गांव वालों के बारे में लिख देता हूँ, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा। तो मैंने उस अनुभव को, जो अनुभव प्रेमचंद से अलग तरह का अनुभव है, उस अनुभव पर मैंने ये छोटी टिप्पणियों के माध्यम से ये किताब लिखी। और इसके अंदर ये कुल मिला करके यही कहा जाएगा कि ये प्रेमचंद की क्रिटिक है, प्रेमचंद की आलोचना है, लेकिन वो आलोचना नहीं, विरोध में नहीं है प्रेमचंद के। प्रेमचंद का विकास थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़े लेखक थे, उनका विकास तो फणीश्वरनाथ रेणु करे, हम कहाँ करेंगे। लेकिन तो भी हम अपने वाला जो हिस्सा है, अपने वाला जो सच है, उस सच की हम अभिव्यक्ति करते हैं। और इसमें कोशिश की कि जो एक ठीक जो हुआ उसी को मैंने इसके अंदर लिख दिया। तो इसकी चितानी का कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं, जो सचमुच में हुआ था और सचमुच में जिनको मैंने देखा था उनके बारे में ही मैंने उसमें लिखा। और उनके भी जो दैनंदिन इधर उधर की बातें थी उसको नहीं लिखा, और उसको लिखते समय यह ध्यान रखा कि कोई भी कहीं का भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी गांव का कोई व्यक्ति हो सकता है। एक तो ये। दूसरा ये है कि चूंकि मैं तो इस समय, जिस समय मैं लिख रहा था, उस समय तो मैं गांव में नहीं था, मैं तो दिल्ली में आ गया था, और विश्वविद्यालय तो बड़ा भारी
विश्वविद्यालय होता है, तो वहाँ पर मैं तो नौकरी की और सब अच्छे खासे बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहा था, तो वो अनुभव भी तो इसके अंदर आएगा ना। तो वो अनुभव भी इसमें है, अनुभव को मैंने रोका नहीं। तो पुराना अनुभव है, नया भी अनुभव है, उन सब को मिला जुला करके हमने इसमें रखा। तो एक छोटे छोटे 2-4 हिस्से आपको मैं सुनाऊंगा। तो सबसे पहले एक 89 पेज पृष्ठ पर है, जिसमें मैं खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गया था जब 6ठी या 7वीं स्कूल में मैं पढ़ता था। उसका मैंने एक वर्णन किया है, तो वो आपको पसंद आएगा। हाँ जी। तो जब मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय रूण में 6ठी कक्षा का विद्यार्थी था, तब मैं भी अंतर विद्यालयी खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने गया था। यह प्रतियोगिता तरनऊ स्कूल ने आयोजित की थी। नागौर जिला में एक छोटा सा गांव है तरनऊ। पहली बार किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। 5वीं तक मैंने कुछ हिस्सा नहीं लिया था। नहीं, मैं फुटबॉल या वॉलीबॉल का खिलाड़ी कहाँ बनता, मुझे कौन रखता, क्यों चुनता। मैं तो अंतर्राष्ट्रीय की टीम में गया था। मुझे हमारे स्कूल में उस जमाने में सिफारिश नहीं चलती थी। इस वाक्य का भी एक अर्थ है। मुझे प्रतियोगिता कहाँ आती थी, मुझे तो कविताएं याद हो जाती थी। वहां जाने के बाद पता चला कि प्रतियोगिता होती क्या है और जीत कैसे मिलती है। हमारी टीम दूसरे या तीसरे स्थान पर आ पाई थी। जीतने वाली टीम जो भी कविता सुनाती, उसका अंतिम अक्षर हमेशा ढ होता। मेरे को पंक्तियां याद है जो उसमें उन्होंने बोला था, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहुन लखा देख सब ठाटे। अब ढ से शुरू होने वाली पंक्तियां कितने कोई याद करे। इसी तरह एक टीम वाले सब वही पंक्तियां सुनाते जिनका अंतिम अक्षर ई होता। ये कलाकारी तो हमने सीखी ही नहीं, न हमारे शिक्षकों ने सिखाई। ये खेल तो गजब था। दूसरी टीम को फंसाने की चाल थी। समझ में सिर्फ ये आया कि विरोधी की चाल में फंसना नहीं है, यही जीवन का खेल है। तब थोड़े समझा था, तब तो हतप्रभ थे। हमारा तो निर्णय घंटे भर में ही हो गया। अब दूसरों का सचमुच वाला खेल देखते हैं। मैंने फुटबॉल के मैच देखने शुरू किए। फुटबॉल आज भी मेरा प्रिय खेल है। तरनऊ की फुटबॉल टीम अद्भुत थी। छोटे छोटे बच्चे क्या गजब पास देते थे। गेंद पर नियंत्रण कमाल का था। लंबे लंबे तगड़े लड़कों को चुटकियों में हरा देते थे। लेकिन ये टीम हार गई। इसका दुख मुझे आज भी है। तरनऊ का अंतिम मुकाबला रोड स्कूल से था। रोड वालों ने देख लिया कि खेल में हम तरनऊ को नहीं हरा सकते। तरनऊ हमसे बेहतर टीम है। खेल शुरू हुआ और रोड के 2-3 दबंग लड़के तरनऊ के कैप्टन को घेर कर खड़े हो गए। उसे खेलने ही नहीं दिया। बस फिर क्या था, तरनऊ का कैप्टन उदास निराश हताश मैदान में बिना कुछ किए धरे खड़ा रहा। उसकी उम्र 13 या 14 वर्ष की रही होगी। उसकी पीड़ा का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वह लड़का मेरे मन में बस गया। पता नहीं अब वह कहाँ है, किस हालत में है। अपनी पीड़ा से वह कैसे उबरा होगा, कैसे उसके अध्यापकों ने उसे शांत किया होगा। इस हालत से तो मैराडोना ही बच सकता है। मैराडोना को खेलते हुए देखा तब मुझे तरनऊ का वह कैप्टन याद आया। बाद के जीवन में जब भी मुस्टंडे आए और मेरे आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए, तब मैंने पहले उन्हें ठिकाने लगाया, तब खेलने पे ध्यान दिया। ये मुस्टंडे किसी भी अच्छे खासे आदमी की जिंदगी खराब कर सकते हैं। ये लोग कार्यालय में, साहित्य में, विश्वविद्यालय में, कहीं भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। इनका काम है आपका रास्ता रोक देना, आपको किसी फालतू सी लड़ाई में उलझा देना। तो इसलिए चतुर खिलाड़ी खेल शुरू होने से पहले ही अपनी जीत सुनिश्चित कर लेते हैं। इसमें चयन समिति को तो बेईमानी करने का मौका ही नहीं मिलता। इसके बावजूद आप वहां पहुंच गए, इंटरव्यू दे दिया, तब आगे और भी कलाकार बैठे हैं। वे अपना काम करेंगे वैसे ही जैसे कानून अपना काम करता है।
इस तरह समझ में आया कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, अर्थात खेलने से पहले खेल के नियमों को जान लेना चाहिए, अच्छा रहता है। तब आपका चयन होता है या नहीं होता। ये एक संस्मरण है। एक और आपको सुनाता हूँ, हाँ या ना से जुड़ा हुआ एक संस्मरण है। वो एक बार कुमार साहनी से भेंट हुई। अरे, उनको नहीं जानते? हिंदी में कलात्मक फिल्मों के निर्देशक। सपन सारण जब फिल्म नगरी में जाने की तैयारी कर रही थी, तब जोधपुर के मोहन स्वरूप माहेश्वरी के माध्यम से मिले थे। तब उन्होंने सपन को पहली सलाह दी, या शायद एकमात्र सलाह दी, कि किसी को ना मत कहना। फिर इसकी व्याख्या करते हुए बोले कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को हाँ कह दो, हाँ भी नहीं कहना। ये वाक्य मेरे दिमाग में घूमता रहता, न ना कहना है न हाँ कहना है, फिर क्या कहना और कैसे कहना। मुझे इस तरह के दो प्रसंग याद आ रहे। एक मेरी माँ सुहाबाई ने मुझे सुनाया था, कुछ कहानी की तरह। वे हर बात बहुत आराम से बता देती थी, उतनी अच्छी तरह तो शायद मैं न बता पाऊँ। तब भी एक राजा का मन उसके बेटे की बहू पर आ गया। अब राजा को न कैसे कहे, अपनी मर्जी से हाँ तो कहना ही नहीं था। बहू कुछ दिनों तक कसम कसमें रही और टाल मटोल करती रही। ज्यादा जोर से मना करे तो राजकुमार की जान को भी खतरा है। तब बहू ने एक दिन तय किया और राजा को कहा कि आप 2 नींबू लेकर आओ। खाने की मेज पर काट कर चारों कोनों में नींबू की फांक रख दी। राजा को कहा कि आप इन चारों नींबुओं को चखकर बताओ कि इनके स्वाद में क्या अंतर है। राजा ने नींबू चखकर बताया कि इनमें कोई अंतर नहीं। अब बहू बोली कि जब स्वाद में कोई अंतर नहीं है, तब आप क्यों तो स्वयं अधर्म करते हो और क्यों मुझे पाप की भागीदार बनाते हो। ये तो लोक कथा हुई। लोक कथा का राजा तो कभी भी स्वेच्छाचारी और कभी भी मानवीय बन सकता है। तो अब इतिहास की कथा सुन। कवि केशवदास ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। उनके दरबार में एक नर्तकी थी, राय प्रवीण। केशव ने उनको कविता की शिक्षा देने के लिए किताब लिखी थी, कवि प्रिया। सविता जूं कविता दई ताके परम प्रकाश, ताके काज कवि प्रिया कीनी केशवदास। केशव ने इसकी तारीखों के पुल बांध रखे हैं। मेरी शोध छात्रा स्तुति राय ने इस प्रकरण को इकट्ठा कर रखा। इस पातुरी पर सम्राट अकबर का मन आ गया। राय प्रवीण को भारत के बादशाह का ये प्रेम पसंद नहीं आया। अकबर ने दबाव बनाया और ओरछा नरेश को धमकाया। ओरछा नरेश अकबर के सामने क्या करते, बेचारे हो गए। तब राय प्रवीण स्वयं आगे आई और अकबर से इसी कलात्मक बारीकी से कहा, विनती राय प्रवीण की सुनिए सा सुजान, झूठी पतरी भकत है बारी बायस्वान। तो आप मेरा भोग काहे करना चाहते हो, मैं तो ... इतना सुनते ही अकबर का मन बदल गया और राय प्रवीण बच गई। सोचो, भारत के बादशाह का मन बदल गया। तो ये होता है न हाँ न ना का मतलब। लेकिन हम कहाँ कर पाते हैं। जो कथा का उल्टा भी सच होता है, अर्थात जो व्यक्ति न हाँ कहता है न ना, उससे बचो। यहाँ साफ कहना, सुखी रहने वाले पर भरोसा कर सकते हो। उसकी हाँ भी अच्छी ना भी अच्छी, अन्यथा वह आपको लटकाए रखता है। आप इस आशा में उसकी सेवा करते रहते हो कि एक दिन वे हाँ बोलेगा। वे ये इशारा करता रहता है कि एक दिन ... जब भी कभी चयन ... फिर जिस दिन सचमुच वे घड़ी आती है, तब वे आराम से ना बोल देता। बिहारी की नायिका की तरह भोहन हंसे देन कहे नटजात। इस बीच ना बोलने का क्या फायदा। तब आप भगवान कृष्ण की तरह ठगा हुआ महसूस करते हो, करो। फिर जो दलाल टाइप आदमी होता है, वे तो कभी ना बोलता ही नहीं। उसे जो भी काम कहोगे वे हाँ बोल देगा, या वे बीच का वाक्य बोल देगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं। वे आपके लोभ को जगाए रखता है ताकि ... आमतौर से अधिक समझदार व्यक्ति ऐसा करता है। भोले भाले नादान व्यक्ति तुरंत हाँ या ना बोलकर आपको अगले दरवाजे पर भेज देते हैं। कभी कभी आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो आपके सब काम करने का भ्रम फैलाने में सफल हो जाते हैं। ऐसे चतुर सुजान लोग पहले आपको निष्क्रिय और निकम्मा बनाते हैं। जब आप उनके सांचे में ढल जाते हो, तब वे एक दिन बिना आपको बताए आपके जीवन से चले जाते हैं। जाहिर है कि इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, दोनों समान भाव से सफल होते हैं। तो आदर्श स्थिति तो यह है कि न तो आपको किसी को ठगना है न ठगा जाना है। कोशिश करके देखो, परंतु कहाँ कोई सफल हो पाता है। ये
दो छोटे छोटे ये थे। एक आपको यात्रा वृत्तांत की तरह का अमेरिकन कथा का है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो आंधी तूफान का आगमन हुआ, अमेरिका का वर्णन है। थोड़ी देर तक तो पड़ोसियों की अर्थात दूसरे कॉलोनी की बिजली गई और हम आराम से गाड़ी में घूमते रहे। आज रात को 1:45 बजे हमारे घर की बिजली गई और अभी दिन में 2:30 बजे आई। अब अमेरिका में बिजली गई का वही अर्थ नहीं है जो भारत में है। अमेरिका में बिजली कभी कभी जाती है। बिजली गई मतलब फ्रिज बंद, वातानुकूलित व्यवस्था ठप, वाईफाई बंद तो फेसबुक व्हाट्सएप बंद तो दुनिया से संपर्क बंद, सर्दी बढ़ने का खतरा, गैस बंद क्योंकि गैस चूल्हे से ही जलती है, घर में माचिस तो होती नहीं, सुबह की चाय नहीं, गर्म पानी खत्म, हालांकि पूरा खत्म नहीं हुआ था, किसी तरह से एक लाइटर निकला और गैस जली। गनीमत है कि बिजली जाने के बाद भी पानी और गैस चालू रहती। ऐसे में मुझे चितानी की एक कहावत नुमा बात याद गई, सुने, और इसीलिए इसका नाम मेरी चितानी। अमेरिका में भी वही है। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, दोनों में बहुत प्रेम प्यार था। पत्नी अपने पति का बहुत ध्यान रखती थी, इस बात की इतराहट भी थी। इसी लाड प्यार में वह बोली कि मैं नहीं होती तो तुम किससे शादी करते। पति ने परिहास को आगे बढ़ाया कि तुम नहीं होती तो मैं तुम्हारी माँ से शादी कर लेता। अब माँ की निंदा तो हो नहीं सकती, कहा कि वे तो तुम्हारी सास है। पति बोला कि तुम हो तब सास है, जब तुम नहीं हो तो सास कैसी। अब बिजली न हो तो रहें कैसे, कोई बिजली का विकल्प है ही नहीं। गैस नहीं तो खाना नहीं, फ्रिज बंद तो सब बंद। हमारी चितानी में गैस नहीं तो कोयले की सिगड़ी, वह नहीं तो चूल्हा नहीं तो 2 पत्थर रखो और लकड़ियां बीन कर आग जला लो, खाना बन जाएगा। सब्जी नहीं तो दाल, अब दाल नहीं तो कोई भी सूखी सब्जी, कुछ नहीं तो अचार, वे भी नहीं तो लाल मिर्च में नमक डालकर खा लो। अब यदि आपको अमेरिका में सब्जी खरीदनी है तो आपको निश्चित जगह पर निश्चित दुकान में जाना होगा। भारत भूमि में बाजार में तो है ही, गली की नुक्कड़ पर भी दुकान के बाहर सब्जी मिल जाएगी, फिर कहीं भी ठेले पर मिल जाएगी, सड़क पर पड़ी हुई मिल जाएगी, ठेला आपके घर आ जाएगा। हमारे पिछड़े समाज ने विकल्पों को खत्म नहीं किया, विकसित समाज अपने विकल्प खत्म करता जा रहा है। भारत में संपन्न घरों में इन्वर्टर होता है, यहाँ वे भी नहीं होता। इसलिए अब जब बिजली चली जाती है तब आप असहाय हो जाते हो। अब गई कैसे? अमेरिका में बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं। वैसे तो ये शहर 1699 में बसा था। व्हाइट हाउस से 9 मील दूर बसी हुई ये कॉलोनी भी 50-60 वर्ष पहले बसी थी, बड़े बड़े बंगलों वाली। इसमें बिजली के तार सड़क के ऊपर है, भारतीय तरीके से। अब आंधी आती है तो पेड़ टूट जाते हैं, बेचारे पुराने पेड़ टूट ही जाएंगे, उनके साथ बिजली के तार भी तो टूटेंगे, तुरंत ठीक भी कर देते हैं। बहरहाल आंधी को मेरे सामने ही आना था और बहुत तेज आना था। प्रशासन की तत्परता देखने लायक है। अब इतनी तारीफ तो उनकी भी करनी ही पड़ेगी। एक चितानी की मैं थोड़ी सी गीत का कुछ अर्थ मैं सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद में फिर मैं आपका ये बंद कर दूँगा। एक हमारे गांव में एक हिचकी लोकगीत होता है, हिचकी। तो इस हिचकी पर एक गाना है, तो उस गाने का थोड़ा अर्थ विश्लेषण करके उस जीवन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। भंवर बादी लो चितारे माने आवे हिचकी, राजस्थान का एक गाना आपने सुना होगा। आज इस पर बात करते हैं। प्रसंग ये है कि नायिका का पति बाहर चला गया, जाहिर है कि कुछ कमाने दमाने ही गया होगा। जब अपना कोई बाहर जाता है तो याद भी आता है, न केवल हमें याद आता है वरन जाने वाले को भी हम याद आते हैं। अब जितना भी अधिक अपना होता है उतना ही अधिक याद आता है, याद का कष्ट भी होता है। यहाँ एक बारीक शब्द है चितारे, चित्त से याद करता, सिर्फ बुद्धि या मन से याद नहीं कर रहा। हमारे गांव चितानी में ये लोक विश्वास है कि यदि कोई याद करता है तो हमें हिचकी आती है, और उसी समय यदि आप भी याद कर लो तो हिचकी रुक जाती है। यहाँ हिचकी का इलाज है। गीत की नायिका कहती है कि मुझे मेरा भंवर अर्थात पति याद कर रहा है। नायिका पति का नाम नहीं ले सकती। भंवर वे व्यक्ति होता है जिसके जन्म के समय दादा जिंदा रहता। दादा जिंदा है अर्थात उसे खूब लाड प्यार का बचपन मिला हुआ है। ये जो मेरा भंवर है अतिरिक्त लाड प्यार में पला हुआ, ये बादिला है अर्थात जिद्दी है। ये वाद करता, अपनी ही बात मनवाता, अपनी बात के आगे मुझे विवश कर देता है। मैं पगली मान जाती हूँ।
काम संबंधों के लिए प्रिय के आग्रह को, अतिरिक्त आग्रह को नायिका हसरत से याद कर रही है। ऐसा मेरा प्रिय बुरा नहीं है। प्यार में पला बड़ा व्यक्ति बुरा कैसे हो सकता है? बादिला व्यक्ति बेपरवाह भी हो जाता है। वह है ऐसा मेरा पति मुझे जब चित्त से याद कर रहा है और मुझे हिचकी आ रही है और हिचकी टेढ़ी आ रही है। वह याद कर रहा है और मुझे कष्ट हो रहा है। ये कष्ट मेरे याद करने से भी है, उसके याद करने से भी है, उसके याद करने से उसको जो कष्ट हो रहा है उससे भी। हिचकी तो इस याद की प्रतीक बन गई और ये बेरन है अर्थात दुश्मन हिचकी कष्ट दे रही। पूरा गीत इस हिचकी पर टिका हुआ। इस हिचकी के कारण पिया याद आ रहे हैं। ये भी याद आ रहा है कि परदेश जाते समय मैंने मना किया था, नहीं माना। बादिला है ना, क्यों मत जाना? क्योंकि परदेश की या उदयपुर की, घर के बाहर तो ये पल्लव का उदयपुर भी हमारे परदेश ही हुआ, तो घर के बाहर तो उदयपुर ही परदेश ही हुआ। परदेश की उदयपुर की कामणी तुम्हें बिलमा लेगी। प्रिय तो मेरा लाड प्यार में पला बड़ा भोला भाला है, लेकिन कामणी नारी तो चतुर है। पति तो कुछ नहीं करेगा परंतु कामणी नारी उसे बिलमा लेगी। अब ये बिलमाना बड़ा काव्यात्मक शब्द है, इसे इस रूप में समझे। छोटा बच्चा कुछ काम कर रहा है, मान लो याद कर रहा है, कोई समझदार व्यक्ति उसका ध्यान किसी खिलौने में या किसी अन्य प्रिय काम में लगा देता और वह सब कुछ भूलकर उसमें डूब जाता। ये विलंबना हुआ। जो विलंब गया उसका कोई कसूर नहीं, कसूर उस चतुर व्यक्ति का है जो उसे बिलमाता। गीत सुनते सुनते अर्थ ये उद्घाटित होता है कि भंवर तो याद करता होगा, यहाँ तो गोरी ही याद कर रही है। अब स्वकीय भारतीय नारी अपने वीर्य का वर्णन कैसे करे? संस्कारहीन मान ली जाएगी, परंतु वीर्य की अनुभूति तो हो रही है, अभिव्यक्ति तो करनी होगी, सार्वजनिक रूप से दर्दे दिल तो कहना होगा। और कहा, और ये मौका दिया बेरन हिचकी ने। मुझे हिचकी आ रही है, अच्छा लग रहा है। इससे पता चल रहा है कि वह याद कर रहा है मेरा आलिजा सितारे, इसीलिए तो हारी। इसी में एक बहुत खूबसूरत बिंब है, उसे बताने का लोभ है। मोती जितरो माली और तिल जितरो की माड़, माए ढोला जी पोडियार सियाड़ारी रात। नायिका सपना देख रही है, मोती के बराबर का मालिया अर्थात छत पर बना हुआ कमरा, उस कमरे का दरवाजा तिल के बराबर की आकार का, उसमें मेरा ढोला, जो प्रसिद्ध लोकनायक ढोला मरवन वाला, सो रहा है। फिर ये सर्दियों की रात का समय है। काम संबंधों के स्वप्न का ही बिंब हुआ नहीं, ये है लोक नायिका की कलात्मक और भाषिक चतुराई। सिर्फ इसी गीत में ये चतुराई नहीं है, और गीतों में भी है। चिरमी सुना होगा, गांव की किशोर कन्याओं के खेलने में ये चिरमी सबसे लुभावनी है। नायिका इस चिरमी के सौंदर्य का बखान करते करते गा देती, बिना कलरो साहिबो कोई सेजा से उठ जाए। समझ में आया? चलो बताते हैं। पति पत्नी रात को कमरे में सोए हुए हैं, रोमांस का वातावरण है, कुछ हंसी दिल्लगी हो रही है। ऐसे में पति को कोई बात चुभ गई, चुभ सकती है, कोई अनहोनी बात नहीं है। ऐसे में नायिका का पति सेज छोड़कर चला गया। अब जैसा भी है अपना ही है। ऐसी स्थिति में नायिका कहती है कि साहिबा अर्थात प्रिय पति बिना अकल का है, जो इस खूबसूरत रात में खूबसूरत पत्नी को छोड़कर चला गया। अरे भोग करने के इस अवसर को छोड़ना कोई समझदारी का काम है? इस हालत का वर्णन करके नायिका वारी जाऊं चिरमी का गीत गाने लग जाती है। ये हालत है, खरोंच नहीं लगने दी, न रिश्ते में न मर्यादा में। ये है लोक गीतों का सौंदर्य। तो मेरा ख्याल है कि ये पर्याप्त है, और अब कोई प्रश्न तो है नहीं। दुर्गा प्रसाद जी ने लिख दिया है कि बहुत रोचक है और ज्ञानवर्धक है। ममता गौतम भी बैठी हैं, छोटा राम जी भी है, इंद्रजीत सरकार भी हैं, और बहुत सारे मित्र आए होंगे, देखा होगा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस मेरी चितानी के इस कार्यक्रम को सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ी वो इसको पढ़ेंगे और उनको आनंद आएगा। धन्यवाद।